हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन संभवतः ये है कि जल्दी ही उसकी डेट आने वाली है। तब तक आप लोग कंप्लीट अपना कर लें। हाँ, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ तैयार भी कर लिया होगा, बहुत सारे यूनिट्स तैयार कर लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। तो बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स, उनका मैसेज आया कि सर कुछ यूनिट तो बन रही हैं लेकिन कुछ यूनिट्स नहीं बन रही हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको उस यूनिट्स के बारे में ज़्यादा बताएं जो जनरली आप लोगों को या तो मिल कम पा रही हैं, या फिर समझ में कम आ रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि यूनिट सेकेंड आप लोग को स्टार्ट करें, और एक एक बार यूनिट सेकेंड हो जाए फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज से हम लोग यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये है आपका यूनिट सेकेंड का कंप्लीट सिलेबस, दिख रहा है आपको। ये है यूनिट सेकेंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। ठीक है, अब इसमें क्या है, हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा के बारे में कुछ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सामान्य प्रशासन, उसके बारे में कुछ जानकारी है। पहला टॉपिक क्या है, ये एमपीपीएससी के बारे में है। इसका संगठन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी करनी है। इसका वीडियो बना दिया है हमने। फिर सेकेंड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपका उत्तरदायित्व और कंट्रोल, मतलब नियंत्रण। इसके बारे में कौन कौन से नियंत्रण होते हैं, किस प्रकार से नियंत्रण काम करता है, न्यायिक नियंत्रण क्या होता है, कार्यपालिक नियंत्रण क्या होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा है, इसलिए इस टॉपिक में हो सकता है शायद आपको ये वीडियो एक पार्ट में मिले, दो पार्ट में मिले, या तीन पार्ट में मिल सकता है। डिपेंड करता है कि वो कब खत्म होगा। लेकिन आई विल ट्राई बेस्ट कि हम जल्दी ही खत्म कर देंगे, और प्रयास करेंगे ये कि पूरी यूनिट, ये जो आपकी पूरी यूनिट है, पूरा कंप्लीट कर दें। इसके नोट्स भी कंप्लीट कर दें, और इस नोट्स के बेस पे ही आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो कि हम आपको हमेशा कहते हैं। हम हर एक टॉपिक को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। जो आपको समझ में नहीं आया वो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम आप लोग को और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक हम लोग इसी ही आधार पर और इसी ही क्रम से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो भी है वो छूटे ना। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, उत्तरदायित्व और नियंत्रण। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों की समझ से थोड़ा परे है। कारण क्या है, यदि आप लोगों ने क्या किया है, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा है। देखिए, एक शब्द आया है, ये देखिए, लोक प्रशासन कहाँ पे है, ये देखिए, ये शब्द है आपका लोक प्रशासन, मिल रहा है ना। तो ये लोक प्रशासन के बारे में आप लोग यदि पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीजें होती क्या है। उसके पहले आप लोग ये समझिए कि ये लोक प्रशासन क्या है। यदि हम लोग लोक प्रशासन की बात करें तो देखिए, ये है लोक प्रशासन, लोक प्लस प्रशासन। यदि हम इस प्रशासन को भी क्या करें, दो भागों में बांट दें। ठीक है, एक परा है और दूसरा है शासन। देखिए, ये जो बारीकियां हैं हम केवल आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस शब्द को, उस टॉपिक को और उस यूनिट को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझिए कि जरूरी नहीं है कि फैक्ट वाले ही प्रश्न आए, हो सकता है ऐसे प्रश्न आए जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे हो, आपको कथन कारण के रूप में हो सकता है आपके 3-4 ऑप्शन दिए हो, उसमें से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही करना हो, बहुत सारे ही ऑप्शन ऐसा कुछ हो सकते हैं, जिसके आधार पर आपको पहले से तैयार रहना है कि हमें जो भी पता हो वो ऐसे पता हो, इस तरीके से पता हो कि हम लोग क्या करें, बेहतर तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त कर ले, और कोई भी प्रश्न आए तो उसको हल करने की स्थिति में हो। क्योंकि आपको पता है माइनस मार्किंग है। तो देखिए, ये है पहले लोक प्रशासन, ये पूरा हो गया। लोक प्रशासन दो शब्दों मिलकर बना हुआ, एक लोक और एक
प्रशासन, प्रशासन भी दो शब्दों से मिला है, एक प्र और दूसरा है शासन। शासन शब्द है ये, इसका मतलब क्या होता है? शासन शब्द का मतलब किसी पर रूल करना, किसी पर शासन करना। वो आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, बिल्कुल वो आपके ऊपर है या कोई किसी के ऊपर है। इसके लिए कोई भी ये जरूरी नहीं है कि वो शासन कैसा करता है, ठीक है। इस शब्द का मतलब क्या होगा? केवल शासन करना, केवल शासन करना। और प्र शब्द मतलब क्या होता है? कल्याणकारी शासन करना, मतलब बेहतर शासन करना। इस शब्द को यदि लगा दिया जाएगा, प्र पहले जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो एक अच्छा शासन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अच्छा शासन, ठीक है। ये प्रशासन हो गया। अब यदि यही प्रशासन किसके लिए होगा? जनता के लिए होगा, ठीक है ना, मतलब लोगों के लिए होगा। इन सबको अपन क्या कहते हैं? लोक कहते हैं, लोक। और इस कारण से इसका नाम क्या है? लोक प्रशासन। क्लियर हुआ? इसलिए पहले तो हमको ये समझ में, जो भी हम लोग उत्तरदायित्व और नियंत्रण पर पढ़ रहे हैं, उसका मेन कॉन्सेप्ट कहां से निकल गया है? वह निकल गया है लोक प्रशासन से। क्लियर हुआ? अब देखिए, एक शब्द इसके पहले ठीक आ रहा है, यहां से देखिए, यह है उत्तरदायित्व और नियंत्रण। किसका उत्तरदायित्व नियंत्रण? आपका, हमारा या किसी और का? नहीं, यह सरकार का है उत्तरदायित्व और नियंत्रण। किस प्रकार से होगा? देखिए, शुरुआत में ही लिखा हुआ है जनतांत्रिक सरकार, मतलब जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, उन सरकार में क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या नियंत्रण होंगे, इस बारे में हम लोग को समझना है और जानना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको? उत्तरदायित्व और नियंत्रण किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। सरकार जो हमारे, चाहे गवर्नमेंट एमपी की हो, चाहे हम लोग की जिला पंचायत की हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे केंद्र में बैठी हुई केंद्र सरकार, किसी के भी बारे की बात कर ले, वह यदि वह शासन कर रही है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, तो उनमें भी कुछ उत्तरदायित्व होंगे और उनका भी क्या होगा? एक नियंत्रण किया जाएगा। क्लियर हो गया? ये नहीं समझ में आया तो प्लीज आप प्रयास करिएगा कि मैसेज करके आप पूछ लें, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं तो, ठीक है ना। हाँ, देखिए, ये चीज आपको बताना था हमें। देखिए, हमने इस यूनिट 2, स्पेशल यूनिट 2 के लिए क्या किया हुआ है? यूनिट 2 के लिए स्पेशल हमने ऑनलाइन क्लास रखी है। क्या रखी है? ऑनलाइन क्लास। ये देखिए, ऑनलाइन क्लास ये है, लाइव क्लासेस। इसमें क्या होगा? इसमें हम डायरेक्ट, जैसे एक आप क्लास में जैसे बात करते हैं कि क्लास में टीचर से क्वेश्चंस करते हैं, जिस प्रकार से आप अपना डाउट क्लियर करते हैं, इस तरह की ये क्लासेस हम बिल्कुल प्रारंभ कर दिए हैं। और इसमें यह गूगल मीट के माध्यम से होगी, जिसमें आपको कंप्लीट यूनिट 2 आपको बताया जाएगा, जिसके ई नोट्स भी आपको मिलेंगे। मतलब ई नोट्स भी आपको मिलेंगे और कंप्लीट ये भी होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें एक छोटा सा शुल्क रहेगा। उस शुल्क के माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे। हम डेली आपको, या हफ्ते में एक टाइम फिक्स रहेगा, उसमें आपकी क्लास रहेगी, जिस क्लास में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप लोग क्या कीजिए, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कर लीजिए। ठीक यही चीज हमने यूजीसी नेट परीक्षा है, उसमें जो सोशल वर्क की सब्जेक्ट है, उसके लिए भी क्लास हमने स्टार्ट कर रखी हुई है। जिनको जुड़ना चाहते हैं वो इसमें जुड़े। कोई भी इंक्वायरी करनी है, ये नंबर है, तो आप कर लें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग सीधा सा आते हैं, पहले दो शब्द कौन कौन से थे? एक था उत्तरदायित्व और एक था नियंत्रण। तो पहले हम लोग उत्तरदायित्व के बारे में समझेंगे। उत्तरदायित्व एक्चुअली है क्या? देखिए, उत्तरदायित्व के बारे में ये चीज समझना है आपको। कभी कभी प्रश्न सीधा सीधा पूछता है कि यह किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है या किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो
तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द से किससे आया है, अकाउंटेबल से आया है, मतलब उत्तरदेयता से इसका शब्द का उपयोग हुआ है। कब, 1583 में ये प्रयोग में आया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने इसको कारण बताने, उत्तरदायी होने के लिए बाध्य किया जाने वाला बताया। क्या इसका अर्थ बताया है, कारण बताना, उत्तरदायी होने के लिए बाध्य किया जाना, इसका उन्होंने अर्थ बताया है। अभी हम लोग दो शब्द थे, एक उत्तरदायित्व, जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, नियंत्रण इसके बाद हम लोग करेंगे। नियंत्रण काफी लंबा टॉपिक है, उत्तरदायित्व थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना पूरी तरह से है। कब प्रयोग में लाया गया था ये इसके, ये देखिए ये 1583, ये 1583, ठीक है, परिभाषित किया गया था। इसी प्रकार वेबस्टर शब्दकोश इसकी परिभाषा कारण बताने के लिए बाध्य के तौर पर करता है। अतः अब हम इस शब्द के आधार पर इसका क्या हुआ, अवधारणा क्या हुई, ये अवधारणा हुई उस बाध्यता के अर्थ को प्रदान करती है जिसके अंतर्गत उसको कार्य निष्पादन और उन्हें प्रदान की गई शक्तियों, देखिए आप यदि आज की सरकार से जोड़े तो उस सरकार के बारे में ही दिया है जो कार्य निष्पादन करते हैं। हम लोग जो चुन के उनको भेजते हैं, उनको शक्तियां मिलती है। वो संतोषजनक लेखा जोखा देना, मतलब जो आप काम कर रहे हो सही है गलत है वो हमें बताओ, जनता को बताओ, जनता के चुने हुए लोगों को बताओ। लक्ष्य गलत मनमाने प्रशासनिक कार्य को रोकना, प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता को बढ़ाना, ये सब भी क्या है, उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा अब और विस्तार से इसको समझें कि एक्चुअली ये उत्तरदायित्व है क्या, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। अब एक उत्तरदायित्व होता है आपका घर का, जैसे आप सिंपल सा आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने पे आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया, उसको ये कहा कि एक काम करिए, ये होमवर्क आप कल के सबको करके लाना है, तो आपका उत्तरदायित्व तो हो गया कि यह कोई चीजें हम करके आएंगे। यदि आपको ये कह दिया कि आप क्लास मॉनिटर हो और क्लास मॉनिटर होने के नाते आपको सब कुछ देखभाल करना है, यदि आप नहीं करोगे तो हमसे प्रश्न करेंगे क्यों नहीं किया, या जो भी होगा, तो ये उत्तरदायित्व कहलाता है। लेकिन जब प्रशासन आपके हाथ में आता है और प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है, तो उस उत्तरदायित्व को ही हम लोग को विशेष तौर पर यहाँ पढ़ना है, जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व के नाम से है, ठीक है। इन दो शब्दों का प्रयोग अक्सर प्रशासनिक दायित्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व, बहुत सामान्यतः अंतर है इसमें। उत्तरदायित्व क्या है और दायित्व क्या है। दायित्व क्या होता है, जब भी कोई काम कर देते हैं आपको, आप ये काम करो, मान लीजिए आपको कह दिया सब्जी ले आओ, आप गए वहां से बढ़िया से ऐसी खराब सब्जी लेके चले आए। क्यों लेके चले आए, इसलिए लेके चले आए, घर वाले ऐसा करेंगे कि दोबारा भेजेंगे नहीं आपको, क्यों, क्योंकि आप खराब सब्जी लेके आए हैं। लेकिन यदि आपको उत्तरदायित्व भी दिया जाए साथ में कि आपको अच्छी सब्जी लानी है, आपको अच्छा काम करना है, तो फिर आप में उत्तरदायित्व की भावना आएगी और आपको काम इस प्रकार से आपको जवाबदेही के रूप में करना होगा कि हाँ हमको कहा गया था कि अच्छी सब्जी लेके आओ, केवल सब्जी लेने के लिए कह दिया गया तो हम चले गए, लेके चले आए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमको बेहतर काम करना है, तब उसका दायित्व का, जब हम अच्छे जवाबदेह रूप से काम करते हैं तो वो हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व संवैधानिक, वैधानिक, प्रशासनिक, ये संवैधानिक भी है, वैधानिक भी है, प्रशासनिक भी है, और न्यायिक नियमों तथा मिसालों और उन पद्धतियों का कुल योग है, मतलब सब के आधार पे है। ऐसा नहीं कि आपने दो चीजें, सब्जी अच्छी लाने को बोला तो ले आए, लेकिन 6 घंटे बाद लेके आए। क्यों 6 घंटे बाद लेके आए आप, 6 घंटे खाना बनने का समय सुबह है, आप दोपहर को लेके आएंगे तब क्या होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक समय सीमा पर हर एक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करना है, ठीक है। परंतु फिर जो उत्तरदायित्व और दायित्व के बीच मतभेद करने वाले एक विचारक हैं, उन्होंने ये कहा, उनके अनुसार उत्तरदायित्व दायित्व के औपचारिक और विशिष्ट स्थान की ओर इंगित करते हैं, जबकि दायित्व गुण अत्यंत व्यक्तिगत और नैतिक होता है
और यह आवश्यक रूप से विधिवत पद और सत्ता से जुड़ा होता है। वे आगे कहते हैं कि दायित्व सार्वजनिक इच्छा के प्रति सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रियाशीलता को बताता है, जबकि उत्तरदायित्व सरकारी कर्मचारियों के दायित्व को पूरा करने के विशिष्ट उपायों को। देखिए, केवल आपको दायित्व दे दिया गया तो आप किस प्रकार से काम करेंगे। जैसे आपको कोई भी काम दे दिया, एग्जाम्पल दिया हमें, आपको प्रशासनिक को आपको सर्वे करना है, तो आपने खाना पूर्ति की और सर्वे करके दे दिया, उसे बहुत छूट गए, बहुतों के नाम आए नहीं, या जिसके नाम आए वो पात्रता नहीं थी, कुछ भी ऐसा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक जवाबदेहता के रूप में आपको अपने दायित्व को पूरा करना है। अतः दायित्व मनोगत है और अंतर मन के से काम करते हैं, जबकि उत्तरदायित्व वस्तुगत है और बाहर से काम करता है। सरकार की संवैधानिक और प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रशासनिक दायित्व को सरकारी कर्मचारी के केवल व्यक्तित्व दायित्व के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इसको एक औपचारिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक आधार प्रदान करना आवश्यक है। दायित्व को लागू करने के लिए इस आधार को उत्तरदायित्व कहते हैं। देखिए, दायित्व को जब लागू किया जाता है, ठीक है, एक औपचारिक कानूनी और प्रक्रियात्मक आधार पर, तब उसको उत्तरदायित्व कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? बहुत सामान्यता है, आप अपने से जोड़ के देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे उस चीज को। एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका उत्तरदायित्व हो गया। उत्तरदायित्व क्लियर हो गया ना आपको? क्लियर हुआ आपको? नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। अब हम लोग यहां शुरू करेंगे नियंत्रण। ठीक है, ये नियंत्रण। उत्तरदायित्व क्या हुआ? आपको कोई काम दिया गया और उस काम के लिए कुछ आपसे कहा गया कि जो भी करिएगा अच्छे से करिएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जो भी काम करेंगे तो वो आपका उत्तरदायित्व हो गया, बेहतर तरीके से काम करेंगे। अब इस सब काम में यदि आपके ऊपर ही कोई नहीं होगा, यदि आपको ये कहा जाएगा कि आप काम कर तो लिए हैं, लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं, जैसे आपसे कहा आप सब्जी लेके आ जाइए, अच्छी सब्जी लेके आइए, ठीक है, आपका उत्तरदायित्व आप आगे लेकर। यदि कोई पूछने वाला नहीं है, डेली सब्जी आपको लेके आना है, यदि कोई पूछने वाला नहीं है कि सब्जी आप कैसे लेके आए हो, कितनी लेके आए हो, इतनी महंगी क्यों ले आए हो, यदि कोई भी कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक दिन काम करेंगे, अच्छा 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको लगेगा नहीं, हम क्यों, ऐसा कोई पूछता तो है नहीं, चलो हटाओ, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। ऐसा यदि होगा तो कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हो। इसलिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो घर के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में यदि आप मान के चले, या आप समाज के क्षेत्र में मान के चले, और यदि प्रशासन है तो उसमें तो नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। जो भी आप काम कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व। ये प्रशासनिक उत्तरदायित्व को नियंत्रण के विभिन्न साधनों द्वारा लागू किया जाता है। देखिए, उत्तरदायित्व जो आपको मिला है प्रशासनिक, उसको विभिन्न तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत ऐसे कार्यतंत्र विकसित किए जाते हैं जिनसे प्रशासन को गहरी निगरानी और नियंत्रण से में रखा जा सके। मतलब बहुत अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, कई स्तरों में होना चाहिए और हर एक जगह होना चाहिए, तब तो कोई काम बेहतर तरीके से होगा। देखा होगा आपने, एक जिला है, जिले में कलेक्टर सर्वे सर्वा होता है। क्या सर्वे सर्वा वो वास्तव में होता है? नहीं होता है। उसके ऊपर आप देखिए, उसके अपर सचिव लगे हैं, संयुक्त सचिव लगे हैं, एक मुख्य सचिव लगा है, उसके ऊपर भी एक मंत्री लगा है, मंत्री के मुख्यमंत्री लगे हैं। मतलब सभी को एक जवाब देना पड़ता है कि हमने आज का क्या काम किया है, जो काम किया वो बेहतर किया है कि नहीं किया हुआ है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी को उन पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों और विवेक का प्रयोग कानूनों, देखो जो प्रयोग है करते हैं, क्या करते हैं लोग? कानूनों, औपचारिक नियमों, विनियमों और स्थापित प्रक्रियाओं तथा परंपराओं के अनुसार करते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता को निम्न 2 कथनों में भली भांति समझा
यह स्पष्ट किया गया है। कौन कौन से? देखो एल डी वाइट थे, उन्होंने क्या बताया। एल डी वाइट ने कहा कि जनतांत्रिक समाज में सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि जनतांत्रिक समाज है, जनतांत्रिक समाज की बात की है, इन्होंने तानाशाह की बात नहीं की है। तानाशाह में देखा होगा आपने, जिम कोम क्या है जो किम जोंग, क्या नाम उनका, ऐसे कुछ करीब नाम है ना, ये उत्तर कोरिया वाला तानाशाह, उसको क्या है, इस कोई मतलब नहीं है, जो वो कहेगा वही कानून बन जाएगा, वही लोगों को मानना है। लेकिन जहां जनतांत्रिक समाज की बात आती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जितनी व्यापकतर सत्ता होगी, मतलब जितनी बड़ी शासन होगा, जितना बड़ा क्षेत्र होगा, उतने ही कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। लोकप्रिय सरकार की ऐतिहासिक दुविधा यह है कि सत्ता को पंगु किए बिना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त अधिकार किस प्रकार दिए जाएं कि समुचित नियंत्रण कैसे बनाया जाए, ये सब भी। अब देखो प्रश्न कैसे, ये तो आपने पढ़ते जा रहे हो, आपको लगता है प्रश्न कैसे आएंगे। पहली बात तो आपको उत्तरदायित्व के बारे में समझ में आ गया, दायित्व और उत्तरदायित्व में सीधा सा अंतर पूछ सकता है शुरुआत में। फिर दूसरा है नियंत्रण। नियंत्रण के बारे में पता ही है आपको कि नियंत्रण के लिए आवश्यक, नियंत्रण उत्तरदायित्व के लिए एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, अब देखिए एल डी वाइट ने समझ में आ गया। अब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं ये सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता तो पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है। सत्ता भ्रष्ट करती है और जो आपका पूर्ण सत्ता, मतलब आपको कोई भी रोक टोक नहीं हो, पूरी तरह से सत्ता सौंप दी जाए तो क्या होगा, आपको पूरी तरह से भ्रष्ट कर देगी। ये किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने कहा है। प्रश्न में सीधा पूछ सकता है यह स्टेटमेंट किसके द्वारा है? सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है, किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन। देखिए ये आपको, हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको वो पूरा डीपली पढ़ा रहे हैं। डीपली मतलब पूरी संभावना है कि 95% आपको हर एक चीज में, देखिए 5% छोड़ के चलते हैं कि यदि एग्जामिनर है कुछ भी पूछ बैठेगा तो क्या करें, वो कहीं भी, यदि वो चाह लेगा कि आपसे क्वेश्चन ना बने तो फिर वो कुछ भी कहीं का पूछ लेगा, आप क्या करेंगे? साउथ अफ्रीका है, वहां के कानून मंत्री का नाम पूछ लिया, यदि उनको नहीं, आपको उनको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको उत्तर तो कोई किसी से बने ही ना, ऐसे प्रश्न वो पूछ लेगा जिससे आपको कहीं भी मतलब नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप? इसे 90 तब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका 95% से ऊपर पूरा कवर। हालांकि देखिए 100% हम नहीं बोल सकते क्योंकि 100% का मतलब होता है पूरा पूरा पेपर हमारे हाथ में होना। 95% मतलब होता है कि लगभग हर एक, हम लोग डायमेंशन से पढ़ रहे हैं, हर एक क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, हर एक एंगल से पढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि यह कंप्लीट हम अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं। यदि प्रश्न कोई आएगा तो हम लोग इसमें कर पाएंगे। ठीक है, अब लॉर्ड एक्टन सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तौर पर भ्रष्ट करती है, अच्छा स्टेटमेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिया हुआ है अतः नौकरशाही, हाँ ये देखिए, अतः नौकरशाही सत्ता के खतरों को रोकने और लोक सेवकों द्वारा सत्ता के निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध उपायों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक है। क्यों नियंत्रण आवश्यक है? भाई जो आपके नीचे काम करेंगे, यदि उनको आपका डर नहीं होगा, हम कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी ऑफिस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो क्या होगा? नौकरशाही अच्छे से काम कर पाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब उनको डर ही नहीं है कि हम ना हमारी नौकरी जाएगी, ना ही हमारी सैलरी कटेगी, ना हमें कुछ कुछ बोलेगा, तो जब कुछ होगा ही तो वो काम कैसे करेंगे? तो इसलिए कंट्रोल आवश्यक है। प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरण ऐसे हैं जिनसे लोक सेवकों की सत्ता और विवेक को प्रतिबंधित किए बिना लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। मतलब दोनों ही स्थिति में क्या होगा,
दोनों ही स्थिति में क्या, जब हम किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाएंगे, प्रतिबंध का तात्पर्य ये नहीं है कि हम जबरदस्ती तानाशाह के रूप में नहीं, लेकिन हाँ एक जनतांत्रिक रूप में हम जब तक उनमें किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं करेंगे तो वह अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए कंट्रोल करना प्रजातांत्रिक सरकार में अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए जब कंट्रोल होगा, अब हम सीधा सा टॉपिक में आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक में, प्रजातांत्रिक सरकार को नियंत्रित करने के तरीके। उसके दो तरीके हैं, सामान्यतः दो तरीके, एक होता है आंतरिक तरीका होता है, एक होता है बाह्य तरीका होता है। आंतरिक तरीका में उनको बोलेगा कि आप अच्छा काम करेंगे आपको इनाम मिलेगा, अच्छा काम करेंगे आपको प्रमोशन मिलेगा, तो ये भी एक नियंत्रण हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो अंदर से उनको भावना है कि नहीं नहीं हमको तो बेहतर तरीके से हम काम करेंगे, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें सैलरी बढ़नी है, ये सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो ये अंदर से हो गया। जब एक बाह्य नियंत्रण होता है, जब हम छड़ी लेके या किसी अन्य तरीके से लोग बोलते हैं आपने ये काम क्यों किया, या आपके नियम में नहीं है, या बिना नियम के आप कुछ भी ऐसा है जो बाहरी नियमों के आधार पर आपको रोकता है, तो बाह्य नियंत्रण होगा। कैसे, देखिए ये देखिए है ना, ये है मोटे तौर पर नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। पूछ सकते हैं, सीधा सा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि प्रशासनिक नियंत्रण कितने प्रकार के, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर एक आंतरिक नियंत्रण होगा, एक बाह्य नियंत्रण होगा। आंतरिक नियंत्रण प्रशासन तंत्र के भीतर से काम करता है और इस तंत्र का ही भाग होता है। यह अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से और तंत्र के संचरण के साथ लगातार स्वतः अपने आप कैसे, ये शब्द बहुत अच्छा है, प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि स्वतः स्फूर्त ढंग से कौन सा नियंत्रण कार्य करता है। आपके ऑप्शन हो गया आंतरिक नियंत्रण एक में, दूसरे में बाह्य नियंत्रण आ गया, तीसरा ऑप्शन दोनों आ गया, और तीसरे में, चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यह आंतरिक नियंत्रण का ही एक पार्ट है, स्वतः स्फूर्त ढंग से नियंत्रण होता है, तंत्र के संचरण के साथ साथ लगातार कार्यरत रहता है। दूसरी ओर बाह्य नियंत्रण प्रशासन के बाहर से काम करता है, इसका निर्धारण देश के संविधान द्वारा होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देश के संविधान से जो नियंत्रण होता है वो कौन सा है, आप बताइए कौन सा होगा, आंतरिक होगा या बाह्य होगा? तो आपको पता होना चाहिए बाह्य नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लें कि आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, बाह्य क्या होता है। पहले हम आंतरिक समझते हैं, आंतरिक नियंत्रण है क्या आखिर। ये देखिए, ये है आंतरिक नियंत्रण। क्या है, बजट की व्यवस्था, दूसरा कार्मिक प्रबंधन, तीसरा है कार्य कुशलता सर्वेक्षण, चौथा है व्यावसायिक मानक, पांचवा है प्रशासनिक नेतृत्व, पदानुक्रमिक व्यवस्था, पूछताछ और जांच, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। ये आंतरिक कैसे हुए? आंतरिक इसलिए कि आपको बजट की व्यवस्था की जाएगी। बजट मतलब कह सकते हैं कि आप में, यदि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप में सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, सैलरी है, सैलरी के आधार पर आपसे ये कह दिया, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आप अच्छा काम करेंगे, तो यदि खराब करेंगे तो सैलरी घटा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बजट से जुड़ा हुआ है, और इसी के आधार पर बजट जब हम आगे पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे, शून्य बजट क्या होता है, आपका बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे बजट के बारे में। जनरली बता रहे हैं कि ऐसा आंतरिक नियंत्रण किस प्रकार से हुआ। कार्मिक प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पता है आपको हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, एक निचला पद, फिर उच्च पद, फिर उससे उच्च, ये भी है। यदि आपको प्रमोशन शब्द कह दिया जाएगा तो आप भी अच्छे से काम करेंगे। कार्य कुशलता सर्वेक्षण तीसरा है, यदि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो भी आप दिखेंगे, और यदि आप बिल्कुल खराब काम कर रहे हैं तो वो भी दिखाई देंगे आप। तो उसी के आधार पर आपका नियंत्रण किया जाएगा।
उसी प्रकार से आपको कंट्रोल किया जाएगा। ज्यादा ही आप हवा में उड़ेंगे तो उसमें भी नियंत्रण है, और यदि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेंगे तो भी आपके जो इमेज होगी वो भी आपकी बहुत पॉजिटिव होगी। व्यावसायिक मानक, व्यावसायिक मानक में बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिससे आधार पर एक व्यवसाय, कोई व्यवसाय ऐसा करता है कि नैतिकता और कानूनी दोनों आधार पर वो बेहतर काम करते हैं, और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो ना नैतिकता का पालन करते हैं ना कानूनी जो नियमों के पालन करते हैं। इसके आधार पर भी नियंत्रण होता है। प्रशासनिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व जो नियंत्रण है वो आपका जो भी अपर पोस्ट होगी वो नीचे वाली पोस्ट क्या करेगी, प्रशासन के रूप में एक कंट्रोल करेगी कि आपको ये काम दिए जाए, या आपका काम हो गया, आपको बेहतर काम करना है। पदानुक्रमिक व्यवस्था, ये हायरार्की कहलाती है। एक वही जो बताया आपको, छोटा पद फिर से बड़ा पद, क्लर्क, फिर सीनियर क्लर्क, फिर उसके बाद आपका यदि राजस्व की बात करें तो फिर आपका तहसीलदार, फिर आपका एसडीएम, या फिर ऐसे ऐसे ही हायरार्की बढ़ती जाती है। पूछताछ और जांच, पूछताछ और जांच ये भी एक शब्द है। यदि आपसे कोई भी काम करवाया गया और पूछा गया आपसे कि आप बताइए ये क्यों किया आपने, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होगा, तो आप बहुत आराम से बताएंगे सर ये कारण था, इस कारण से मैंने काम किया, ठीक है। यदि आपको जांच होती है, जैसे आपने सीबीआई, ईडी आजकल खूब देख रहे होंगे आप टीवी वगैरह में, वहां देख रहे हैं, तो क्या है, पूछताछ और जांच के आधार पर ही बहुत सारी चीजें हैं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, आपको पता है कि हर एक बड़े अधिकारी की या किसी की भी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होती है। उसका काम क्या है, आपने जितने भी काम किए हैं, जितना भी आपका रहा हुआ है सर्विस में, जो भी काम करते आ रहे हैं, उसकी एक वर्ष में रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट को सीनियर अधिकारी लिखते हैं, और उसी के आधार पर आपका आकलन होता है कि आपने साल भर में कौन सा बेहतर काम किया, कौन सा बेहतर काम नहीं किया, कैसा किया, ये सब चीजें आपको वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, और इसी के आधार पर क्या होता है, प्रमोशन होता है, या आपकी इमेज कैसी है, आप कैसे अधिकारी हैं, ये सब वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर आपको पता चलेगा। ये क्लियर हो गई, ये चीजें पूरी कितनी हो गई, ये पूरे हो गए आपका आंतरिक नियंत्रण। पूछ सकता है आपसे कि आंतरिक नियंत्रण में क्या क्या शामिल है, तो आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रशासन पर बाह्य नियंत्रण की बात कर रहे हैं। बाह्य नियंत्रण में क्या है, ये देखिए जनतांत्रिक सरकार की बात चल रही है, ठीक है। जनतांत्रिक सरकार की बात में पहला तो क्या हो गई, विधायिका, और फिर इसके बाद कार्यपालिका होगी, वो भी बताते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जनरली जो तीन तरीके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्यतः, और एक चौथा तरीका भी आजकल आ गया है जिसमें नागरिक ही अपने प्रश्न पूछते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला तो विधायिका हो गई, दूसरा विधायिका के बाद कार्यपालिका हो गई, और तीसरा कार्यपालिका। सब में नियंत्रण कैसे होते हैं, विधायिका में कैसे होगा, या ये क्या करेंगे, या कार्यपालिका में कैसे नियंत्रण होगा, या वो कैसे नियंत्रण करेंगे किसी और पर, या न्यायपालिका पर नियंत्रण कैसे होगा, या वो किस पे नियंत्रण करेंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अच्छा, बहुत से लोगों को क्या पता है कि विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है, पता है किसी को? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये चार प्रकार के, एक प्रकार के नियंत्रण आप समझ सकते हैं। इसमें पहला कौन सा था, पहला था विधायिका। विधायिका एक सेकेंड, ये हो गया आपका पहला, ये पहला हो गया। कार्यपालिका दूसरा हो गया, न्यायपालिका तीसरा हो गया, और चौथा नागरिक हो गया।
प्रश्न पूछ सकता है कि इसी के ऑप्शन दे दे, पूछ जैसे कि बाह्य या आंतरिक में कौन कौन से होते हैं, या जो बाह्य होते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या काम करती है? विधायिका कानून बनाती है। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। वो जो संसद में बैठते हैं, विधानमंडल में बैठते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ये वहां जाकर संसद में वहां पर कानून को बनाते हैं। एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते वो कहलाते हैं विधायिका। और जब जो कानून बन जाता है, ये मान लीजिए ये कानून बन गया, ठीक है ना, इन कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका होती है, और इन सभी करने के लिए कौन होता है? न्यायपालिका होता है। और नागरिक भी सबसे बड़े नियंत्रणकार होते हैं, क्योंकि यही आपको उन लोग को वोट देते हैं, यही यहाँ पर आगे आने के लिए कहते हैं कि जब जीतने के बाद वो विधायक बनेंगे और वही जाकर, या सांसद बनेंगे, वही जाकर कानून बनाएंगे। तो अब हम लोग को काम क्या है? अब क्या है, विधायिका पढ़ेंगे विस्तार से, कार्यपालिका पढ़ेंगे विस्तार से, न्यायपालिका विस्तार से, और नागरिक वाला भी विस्तार से पढ़ेंगे। आप ही समझिए, ध्यान से, सिलेबस दिखा हुआ, सबके पास प्रिंटेड सिलेबस है या हाथ से लिखा हुआ सिलेबस है ना? सभी लोग प्लीज आप लोग हाथ से लिख लीजिए। यदि आप प्रिंट नहीं करा सकते हैं या नहीं कराना चाहते हैं या करा सकते हैं तो प्लीज आप करा लीजिए। आपको जरूरी है, पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, हमने कितना पढ़ लिया है, कितना बचा हुआ, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग बताइए? कुछ कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता बस क्लास चल रही है, हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आप उसमें ध्यान दीजिए, उत्तरदायित्व और नियंत्रण, ये दोनों चीजें किस प्रकार से होती हैं उसमें आगे लिखा होगा। विधायिका, विधायी नियंत्रण हो गया, एक कार्यपालिका नियंत्रण हो गया, न्यायपालिका हो गया, और नागरिक वाला नियंत्रण हो गया। ठीक है, ये नागरिक नियंत्रण भी देखा होगा, सूचना का अधिकार है, ये सब चीजें हैं। पूछ सकता है कि नागरिक नियंत्रण कौन कौन से होते हैं, विधायिका कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका, ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हम यूनिट 2 इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि इसमें बहुत लगता है कि आसानी से समझ में आ रहा है, बहुत कम टॉपिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमको ज्यादा डीप में पढ़ना है या समझना है, और सच में डीप में पढ़ना चाहिए। आपको समय मिला तो अच्छे से पढ़िए और बहुत बेहतर तरीके से तैयार भी कीजिए आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। विधायी नियंत्रण नहीं समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर, और यदि आपको ई नोट्स चाहिए, आपको यदि, तो आप हमें मैसेज करें। आपको ई नोट्स में क्या होगा, जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, इस सेकेंड यूनिट के पूरे टॉपिक हैं, पढ़ा रहे हैं वो भी है, और जो हम वो भी आपको मिलेंगे इसमें, तो वो आपको सब मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिनिधि सरकार, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि जनता सीधे शासन नहीं करती, उनके द्वारा चुने हुए लोग जाके शासन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वो संसदीय हो, देखो ये क्या है, संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिका होती है। क्योंकि प्रश्न यहां से आप बहुत बारीकी से बनते हैं। संसदीय सरकार में सबसे बड़ा अंग उनका कौन सा होता है? 4 ऑप्शन हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये तो आपको विधायिका लिखा है इसमें अभ्यास में। जब जितनी भी सरकार है उसमें क्या होगा, ये विधायिका इसका सर्वोच्च अंग होगा, क्योंकि कानून बनाते हैं ये। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कानून बनाने वाले होते हैं वो सरकार में बैठे वाले होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये मान के चला जाता है कि जनता ही वहां बैठी हुई है। ये देखिए, क्योंकि इनका गठन, क्यों कारण भी दिया है, गठन जन प्रतिनिधियों से होता है, मतलब जो सांसद विधायक होते हैं उनसे होता है। यह जनता को इच्छा, जो जनता की इच्छा है उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब प्रतिबिंबित मतलब क्या है, आप जिसको चुन के आए, चुनेंगे तो स्वाभाविक है वो आपके विचारों से मेल खाता होगा।
कहीं ना कहीं मेल तो खाता होगा ना। तो इसलिए वो जनता को की इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं और जनता के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। अतः यह प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर जैसे ही सरकारों भारत और ग्रेट विधायी नियंत्रण की प्रणाली में उन सरकारों से भिन्न है जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसे संयुक्त अमेरिका। देखो ये है, अंतर भी समझा रहा है कि अमेरिका में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, लेकिन आपको केवल मेन चीज समझना है कि आपको विधायी नियंत्रण कैसे होता है। बस कितना सा है, विधायी नियंत्रण सर्वोच्च अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि चुने हुए पहुंचे होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया चुने हुए लोग कहाँ बैठेंगे, संसद में या विधानसभा में। तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ संसद कौन सी विधायिका बड़ी सी होती है, वो है संसद। भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार सामूहिक दायित्व के सिद्धांत, सामूहिक कौन से, सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अतः इसका अर्थ है कि मंत्री अपनी नीतियों और कार्यों के लिए, जो मंत्री होते हैं नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। अतः प्रशासन पर विधायी नियंत्रण केवल अप्रत्यक्ष मंत्रियों के माध्यम से है। अधिकारियों को सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री होते हैं जवाबदार किसके, संसद के प्रति, लेकिन जो प्रशासक होते हैं, जो आईएएस या जो ये नहीं होते हैं, ये अधिकारी सीधे संसद के प्रति नहीं होते हैं। संविधान के प्रति तो होंगे लेकिन संसद के प्रति वो सीधे जवाबदार नहीं होंगे। ये क्यों होते हैं आपको पता है, जब कोई भी एक विभाग होता है, विभाग में एक क्लर्क होगा, फिर उसके क्लर्क के ऊपर एक अधिकारी होगा, फिर मान लीजिए कलेक्टर होगा, फिर सचिव होगा, लेकिन फाइनली सचिव जो होता है वो सबसे बड़ा प्रशासक होता है। लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, एक मंत्री होता है, एक मंत्री होता है ना, तो वो मंत्री ही जवाबदेह होगा संसद के प्रति, ना कि कोई और। दूसरे शब्दों में अपने मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्यरत प्रशासकों के कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्री का होगा। मतलब फाइनली जवाबदारी किसकी होगी, यदि कोई गलती कलेक्टर करता है, चीजें करती तो जवाब किसको देना पड़ता है, मंत्री को। अब संसद सामने आ गई हमारे, अब संसद में नियंत्रण कैसे, और तीसरा क्या होगा, बजट और लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय नियंत्रण। मतलब जो सरकार है कितना पैसा खर्च कर रही है, कहाँ कर रही है। देखा होगा भी आपने, अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा, जो दिल्ली की सरकार है उसमें जो डीटीसी बस खरीद रहे थे, उसमें क्या हुआ, खरीदने वाले थे उसमें भी सीबीआई जांच बैठ गई। मतलब आप जो भी खर्च कर रहे हैं, सही गलत की बात तो बाद में होगी जब जांच होगी, लेकिन सही मायनों पे यदि वो सरकार हिसाब मांगना चाहती है या उससे बड़े जो अधिकारी हिसाब मांगना चाहते हैं, तो ऐसी जांच होती है कि जो पैसा आपका है, आपका वास्तव में क्या वो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा क्या सही जगह पे खर्च हुआ है, इसके लिए। तीसरा क्या है, समितियों के माध्यम से वित्तीय प्रशासन विधायी मामलों पर वित्तीय नियंत्रण। देखो तीन चीज हो गई, पहली क्या हो गई, पहले उसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब चीजें हैं। दूसरी क्या है, बजट लेखा परीक्षा, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तीसरा क्या, समितियों के माध्यम से, मतलब देखो आपने देखा होगा लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम की समिति हो गई, ये सभी इन पर नियंत्रण करते हैं। अब हम लोग इनको बहुत विस्तार से और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे।
अब देखो, संसदीय नियंत्रण के विभिन्न उपकरण, तकनीकें तथा विभिन्न पद्धतियां निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? अधिनियम या परिवर्तित करने, संशोधन, निरस्त